नमस्कार, मैं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। और आज हम बात करेंगे कांग्रेस के उस दिग्गज नेता से जिसे हिस्ट्री क्रिएटर और हिस्ट्री मेकर कहा जाता है। हिमाचल ही नहीं, कांग्रेस की राजनीति में भी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त राजेंद्र राणा, कांग्रेस सुजानपुर से विधायक। राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राणा जी, आपको हिस्ट्री मेकर और हिस्ट्री क्रिएटर दोनों ही चीज़ों से कांग्रेस के साथ और कांग्रेस के अंदर जितने भी आपके सहयोगी हैं या वर्कर हैं या आपके साथी हैं वो भी कहते हैं, और हिमाचल में काफ़ी जो राजनीति के जानकार हैं या राजनीति से इच्छा व्यक्तिगत तौर पर रखते हैं तो वो भी कहते हैं कि मेकर भी ये राजनीतिक तौर पर हैं। जब धूमल साहब को आपने मात दी तो ये शब्द आपके साथ जुड़ गया, लेकिन वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति और वर्तमान में आपको जो जिम्मेदारियां दी हैं पार्टी ने, उनको किस तरीके से निभाएंगे और ये चीज़ क्या भविष्य में भी साथ रहेगी? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक हिस्ट्री क्रिएटर की आपने बात कही है, लोकतंत्र में ये सब चीज़ें जनता के ऊपर निर्भर करता है जी। जिसके साथ जनता है, जो जनता की सेवा करता है, जनता के साथ जुड़ा रहता है, जनता के मुद्दों को उठाता है और हमेशा जनता के हितों को सर्वोपरि मान के चलता है, लोग उसके साथ चलते हैं। मैं सुजानपुर चुनाव क्षेत्र के तमाम मतदाताओं का ताज़िंदगी आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और एक ऐतिहासिक जीत जो है सुजानपुर की जनता ने मुझे दर्ज करवाई। और उसके बाद पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया। सोलन नगर निगम जो है उसका वहाँ मुझे प्रभारी लगाया गया और वहाँ की सोलन की जनता के आशीर्वाद से वहाँ की हमने नगर निगम जीती। और अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, चारों की चारों सीटें जो है वो कांग्रेस की झोली में हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं की जनता के आशीर्वाद से हमें मिली हैं। और उसमें भी फतेहपुर चुनाव क्षेत्र का मुझे प्रभारी वहाँ नियुक्त किया गया था और वो जीत भी हुई है। और हम लगातार अब पार्टी के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का एक लंबा इतिहास रहा है, सेवा साधना का इतिहास रहा है। और मैंने भी अपने जीवन के पिछले 22 साल हिमाचल प्रदेश में और जहाँ जहाँ भी लोगों ने कहा है और जहाँ जहाँ जो लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ी है, मैंने समाज को दी। और समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारियां वैसे भी जग जाहिर हैं, लेकिन वर्तमान में आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, चंडीगढ़ में निगम चुनाव होने वाले हैं, अधिकांश हिस्सा पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल का यहाँ पे रहते हैं जितने लोग, या वोटर मैं देखूं या जातिगत गणना के आधार पर भी देखूं, तो यहाँ पर आपकी क्या रणनीति है? क्योंकि आप काफ़ी कीमती वक्त हमें इस वक्त दे रहे हैं और सुबह से आपने आगाज़ जो है वो कर देना है चुनाव प्रचार का, तो क्या कुछ रणनीति चंडीगढ़ में जो वोटर हैं उनके लिए बनाकर लाए हैं? देखिए, रणनीति तो मैं बताने वाला नहीं हूँ जी, वो तो गुप्त रहेगी जी। परंतु इतना निश्चित है कि आपके कैमरे के सामने ये मैं बोल रहा हूँ कि इस बार नगर निगम जो चंडीगढ़ का चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है जी। उसके पीछे कुछ कारण हैं। देखिए, 10 साल से नगर निगम चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का शासन है जी। और इन्होंने जो जो लोगों के साथ वायदे किए वो वायदे पूरे नहीं हुए। इवन कि यहाँ तक कि लोगों को कुचलने का काम जरूर हुआ है। आप देखिए कि जब भी कोई किसी के ऊपर टैक्सीज का बोझ डाला जाता है तो उसकी कुछ परसेंटेज होती है, 5% हो गया, 7% हो गया, 10% हो गया। यहाँ इन्होंने पानी के बिल जो हैं वो 3 गुना बढ़ा दिए। और जो 20 रुपये 30 रुपये पर सीट, टॉयलेट की एक सीट के ऊपर जो लगते थे, टैक्स लगता था, वो इन्होंने जितना भी पानी का बिल आएगा, मान लीजिए 10,000 बिल आता है तो उसका 30% 3,000 रुपया जो है वो सीवरेज के चार्जेस लगा दिए। आप देखिए कि पानी के बिल बढ़ा दिए, बिजली के बिल बढ़ा दिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर इन्होंने जो नगर निगम का जो हाल है फाइनेंशियली, सारे इसकी फाइनेंशियल हेल्थ जो नगर निगम की वो पहले से काफ़ी डाउन हो चली गई। आप देखिए, सबसे बड़ी बात जो चंडीगढ़ के लिए चिंता का विषय है और चंडीगढ़ के वोटर्स और यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए जो चिंता का विषय है कि चंडीगढ़ जो सिटी है वो सबसे खूबसूरत सिटी के नाम से जाना जाता है, सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो है स्वच्छता की दृष्टि से ये पहले और दूसरे पायदान पर रहता था जब कांग्रेस का शासन था। आज
जब ये भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम का यहाँ पर ये कब्जा हुआ, तो उसके बाद 16वें रैंक पे गया, और अभी जो सर्वे हुआ है उसमें 66वें रैंक पर 66 रैंक पर पहुंच गया। तो देखिए कि कितना स्टैंडर्ड जो है चंडीगढ़ का इन लोगों ने गिराया है। और आज आप देखिए, ये तो मुद्दे लोकल मुद्दे हैं ही हैं, पर इसके साथ आज हर आदमी का जो मुद्दा जुड़ा हुआ है कि आज महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। कितने % महंगाई बढ़ी है। आप देखिए कि गैस का सिलेंडर कांग्रेस के सरकार के समय 400 रुपए मिलता था, आज 1000 रुपए में मिल रहा है। आप देखिए कि जो कमर्शियल सिलेंडर है वो लगातार कितना 2100 रुपए पहुंच गया। आप देखिए कि खाने पीने के जो दाम हैं वो लगातार कितनी तेजी से आगे बढ़े हैं। आमदन कम हो रही है और खर्चे बढ़ रहे हैं, तो लोग परेशान हैं। और लोगों में जो गुस्सा है, वो गुस्सा जो है, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की देवभूमि के लोगों ने वहां से पूरे देश के लिए संदेश दिया है कि तानाशाही और लोगों को तंग करने वाली सरकार नहीं चलेगी, वादा खिलाफी वाली सरकार नहीं चलेगी। और इसीलिए हिमाचल प्रदेश के चारों सीटों पे जो है हिमाचल के प्रदेश की जनता ने करारा जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया और सत्ता से बाहर करने का रास्ता दिखाया है। आने वाले समय में चंडीगढ़ में भी इनकी जो है सत्ता से बाहर होंगे। और आप देखिए कि पिछले 1 साल पूरे देश का जो किसान है वो सड़कों पर बैठा रहा। उनके कितने लोग, लगभग 1000 के करीब लोग जो हैं किसान जो है वो शहीद हो गए। और आज पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के नाम पर कोई आदमी अगर गांव में जाता है तो उसको लोग घुसने नहीं देते हैं। कितना गुस्सा है, आप अंदाजा लगाइए। आज जो है लोगों का गुस्सा है वो इस चुनाव में, चाहे पंजाब का चुनाव है फरवरी में, चाहे दूसरे राज्यों में चुनाव है, चाहे चंडीगढ़ का चुनाव है, लोग जो है अपने गुस्से का इजहार वोट के माध्यम से करने वाले हैं। और यहां से जो है भारतीय जनता पार्टी की 100% छुट्टी होने वाली है। मुझे लगता है कि इनको खाता खोलना मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो हर एक पार्टी के लिए चंडीगढ़ तो देखिए लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा ही जा रहा है। और वर्तमान में जैसा चंडीगढ़ में सियासी माहौल है, जैसे जितनी सर्दी हिमाचल में बढ़ रही है, पंजाब में सियासी माहौल गर्म हो रहा है। और अगले साल दिसंबर के महीने में ऐसा ही माहौल होगा हिमाचल में, क्योंकि वहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उपचुनावों का आपने जिक्र किया, और मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि उपचुनाव में इनको भी जिम्मेदारी दी गई थी, और जहाँ जहाँ जिम्मेदारी दी गई थी कांग्रेस का कैंडिडेट वहाँ से विजय हुआ, और कांग्रेस ने इसके लिए भी इनकी पीठ थपथपाई। हालांकि कई बार ये पीठ थपथपा चुके हैं हाईकमान से, लेकिन चंडीगढ़ में 35 सीटें हैं निगम की, कितनी आपको उम्मीद आ जाएंगी? देखिए, ये फैसला तो चंडीगढ़ की बुद्धिजीवी प्रबुद्ध जनता ने करना है जी। और चंडीगढ़ खूबसूरत शहर के साथ साथ पढ़े लिखा लोगों का शहर है जी। यहाँ लोग, मुझे लग रहा है, मैं ये नहीं कह सकता कि कितने सीटें आएंगी, पर मुझे इतना मानना है, मेरा इतना जरूर कहना है कि जो मैं लोगों से भी मिला हूँ 2-4 दिन में, जो लोगों को मैंने टटोला है, लोगों की पल्स को टटोला है, लोगों का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और लोग गुस्सा निकालने वाले हैं। और देखिए, आज चंडीगढ़ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, लोगों यहाँ का जो विकास की जो दर थी वो कितनी गिरी है। आप इस शहर के अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ का, ये जो गांव भी हैं, ये आउटर स्कर्ट में जो चंडीगढ़ का पार्ट है, वहाँ की सड़कों की हाल देख लो। पता नहीं लगता है कि सड़क में खड्डे कितने बड़े बड़े खड्डे हैं, गाड़ी खड्डे में है कि सड़क में है, कहाँ पता नहीं लगता है। इसलिए लोगों में जो गुस्सा है वो गुस्सा निश्चित तौर पर इस चुनाव में निकलने वाला है। तो राणा साहब, ये इन चुनावों की बात होगी, भविष्य की रणनीति हिमाचल में क्या चल रही है? कुलदीप राठौर हैं और भी कई दिग्गज नेता हैं, लेकिन काफ़ी दिग्गज नेताओं को कांग्रेस ने हिमाचल में खोया है। ऐसे में सीएम चेहरा कौन हो सकता है या तय हो चुका है? देखिए, राजा वीरभद्र जी और जीएस बाली जी हमारे वरिष्ठ नेता थे, और राजा वीरभद्र जी का तो विकल्प पूरे देश में मुझे कहीं नज़र नहीं आता। इतनी लंबी सियासत वो उनकी रही है और प्रदेश को उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। परंतु उनका जाने का हमें खेद भी है, नुकसान भी है, पार्टी को भी नुकसान हुआ है, समाज को भी नुकसान हुआ है। जहाँ तक अगला नेता कौन होगा, ये श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, हमारी पार्टी का जो नेशनल लेवल पे जो हमारी हाई कमान है वो तय करेगी, और जिसको जिम्मेवारी देगी सब उसके साथ मिलकर चलेंगे। परंतु इतना तय है कि हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उससे लोग तंग हैं, उनकी वायदा खिलाफी है, विकास के नाम पर शून्य है, और महंगाई से लोग तंग हैं, कर्मचारी तंग हैं, नौजवान तंग हैं, और हर तरह से लोग जो परेशान हैं।
और इस सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं। अगले साल जो है हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव होंगे, निश्चित तौर पर हिमाचल में कांग्रेस का शासन होगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगी, सरकार कांग्रेस बनाएगी और फिर से लोगों के रुके हुए विकास जो है उसको शुरू किया जाएगा। चलो, दावा तो आपने एक साल पहले ही ठोक दिया है, लेकिन ठोक-ताल ये भी चल रही है कि कांग्रेस में संगठन के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है, ऐसी चर्चाएं हैं। लेकिन इन चर्चाओं पे आप क्या अंकुश लगाएंगे? क्योंकि लंच डिप्लोमेसी होती है, कांग्रेस के बड़े लीडर पहुंचते हैं, आप नहीं पहुंचते, क्या कारण रहा? देखिए, ऐसा है कि राजनीति में चर्चा नहीं होगी तो राजनीति कैसे होगी? नहीं तो फिर आप नहीं पहुंचे। देखिए, मैं नहीं पहुंचा, उसकी कोई वजह भी हो सकती है, घरेलू काम भी हो सकता है, मेरे घर में कार्यक्रम था, फंक्शन था, मैं नहीं पहुंचा। मतलब सियासी रूप दे दिया गया। और मीडिया जो है उसको सियासी रूप दे देता है। और जिन्होंने लंच रखा था उन्होंने, मैंने उनको बता भी दिया कि भाई मेरे घर में ऐसे ऐसे कार्यक्रम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं अगले दिन कार्यक्रम जो वहाँ शिमला जब गया तो मैं हमसे मिला भी, परंतु ऐसे कि मीडिया कई रूप दे देता है। परंतु एक बात निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो बाई इलेक्शन हुआ है, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने एक एकजुटता का संदेश दिया, एकजुट होकर चुनाव लड़ा है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े नेता तक एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ, भाजपा की नीतियों के खिलाफ चुनाव जो है लड़ा गया है और लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है। और आने वाले समय में भी कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी और फिर से हिमाचल प्रदेश। तो भाजपा तो आपको यही कहती रही कि कांग्रेस वाले लोगों को भड़का के ये सीटें ले लेगी। देखिए, ये काम तो भाजपा का है और ये भाजपा करती आई है। हमेशा भाजपा जो है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर राजनीति करती आई है। भाजपा तो का एजेंडा है हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम हैं। ये जातिवाद और ये धर्म का और राष्ट्रवाद के नाम पर ऐसे नारे लगाना, ये तो भाजपा का काम है। देखिए, ये भड़काने वाला काम जो है और झूठ बोलने का काम तो भाजपा का पेटेंट काम है। इन्होंने तो इसको पेटेंट करा के रखे, ये नहीं कुछ सूट करता है। तो भाजपा वाले तो आप पर लगातार आरोप लगाते हैं परिवारवाद का। देखिए, परिवारवाद का जो आरोप लगाते हैं, देखिए मैं तो अभी भी आपके कैमरा के सामने बोल रहा हूँ कि क्या डॉक्टर का बेटा अच्छा डॉक्टर बन सकता है? हैं, किसी बिजनेसमैन का बेटा अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है? अगर किसी पॉलिटिशियन का बेटा अच्छा काम करने वाला है, उसके उसमें सेवा करने का जज्बा है और प्रदेश का या देश का जो है उसको आगे बढ़ाने का जज्बा रखता है, तो उसमें बुराई क्या है? अगर किसी का बेटा अच्छा काम कर सकता है तो उसको मौका मिलना चाहिए। अगर डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर का मौका मिलता है तो पॉलिटिशियन के बेटे को क्या गुनाह है कोई? है, ये भाजपा का अपना एजेंडा हो सकता है, हमारा कांग्रेस का कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस का एजेंडा साफ है कि जो अच्छा काम करने वाला है, सेवा करने वाला है, उसको मौका दिया जाए। चलो, इस बार 10 तारीख को विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है। हालांकि आपने परिवारवाद की बात की और आपने बेटे का एग्जाम्पल दिया, तो परिवारवाद वाले जो शायद मेरे मुंह से बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अनुराग ठाकुर भी केंद्र तक पहुंच चुके हैं और राजनीतिकार के ही बेटे हैं, जिनको मात शायद यहाँ पे बैठे हैं जीता जागता उदाहरण, क्योंकि हिस्ट्री क्रिएटर मैं पहले कह चुका हूँ इनको कहा जाता है। लेकिन अब विधानसभा का सेशन शुरू होने वाला है, क्या कुछ रणनीति रहेगी? क्योंकि अब सीटें भी बढ़ने वाली हैं, 21 थी पहले, अब 22 होने वाली हैं, 3 सीटों पर आपने जीत हासिल की है, तो विपक्ष के तौर पर क्या क्या मसले लेके जाएंगे? देखिए, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे इश्यूज़ हैं और इश्यूज़ क्या रहेंगे विधानसभा में, वो 9 तारीख शाम को 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी, उसमें ये सारा कुछ तय होंगी। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो है विपक्ष की भूमिका में है और हिमाचल प्रदेश के हितों की, हिमाचल प्रदेश के लोगों की हर तरह से रक्षा सुरक्षा करना, ये और उसको आवाज़ को बुलंद करना, ये विपक्ष का काम है। और पिछले जो सेशन रहा उसमें भी हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जो इश्यूज़ थे उनकी उसको हमने आवाज़ को बुलंद किया है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, करप्शन बहुत बड़ा इशू है, फर्जी डिग्रियों के इश्यूज़ हैं जो मैंने कई बार विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर मैंने उठाए हैं। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, परंतु सेशन बहुत छोटा है, 5 दिन का है। इसमें कितने इश्यूज़ हम लोग उठा सकेंगे ये तो समय बताएगा, परंतु हमारी कोशिश होगी कि जनता के जो इश्यूज़ हैं उनको उठाया जाए। आज देखिए कि हिमाचल प्रदेश में पुलिस जो है वो बिल्कुल ओपनली जो है सरकार का विरोध कर रही है, उनके हक नहीं, बड़ी बात है आपका। मैंने लगातार इस पे सोशल मीडिया पे बयान भी देखे हैं, आपने काफ़ी इस मसले को उठाया, इसके साथ ही गोवंश के घोटाले की आपने बात की है। तो ये जो 2 मसले आप लगातार इन पे बात रखते रहते हैं, और किसी राज्य में सरकार के खिलाफ पुलिस का आना क्या सही है?
देखिए ऐसा है कि जब लोगों को हक नहीं मिलते हैं, उनके साथ बेइंसाफी होती है, तो लोग खुले मन से बाहर भी आ जाते हैं। आप देखिए कि पंजाब का किसान जब बॉर्डर पे बैठा था, तो उनके जो बेटे हैं जो फौज में भी थे, उन्होंने भी इस बात का गुस्सा किया कि हम लोग फौज में इसलिए नहीं है कि हमारे पेरेंट्स जो है वो जो सड़कों पर वो जो है वो वहाँ पर ठंड में ठुठ रहे और वहाँ पर ऐसी ज़िंदगी जिए, तो सरकार सुन नहीं रही है। हिमाचल प्रदेश में देखिए कि आम जो भर्ती होती है, कर्मचारी की भर्ती होती है, उसका कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड जो था वो पहले जो सरकार भाजपा थी उसने 8 साल रखा था, उसके बाद जो है उसको 6 साल किया गया, और जब कांग्रेस की सरकार आई तो राजा वीरभद्र जी ने 6 साल से उसको 3 साल कर दिया। अब 4 साल गुजर गए और इन्होंने चुनावी वायदा किया था कि हिमाचल प्रदेश में जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड जो है वो 3 साल से हम 2 साल करेंगे। अब जाके उन्होंने एजेंडा जो है कैबिनेट में लिया है, तो 4 साल तो लोग अब तो बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि हमें तो फायदा कोई नहीं हुआ, हमारे तो वैसे 4-4 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, हम तो पहले ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। यही पुलिस का जो जवान भर्ती होता है उसको 8 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है। हमने ये मुद्दा उठाया कि बाकी के कर्मचारियों के लिए 3 साल है, तो पुलिस के कर्मचारियों के लिए भी 3 साल होना चाहिए। तो ये मुद्दा है। और दूसरी उनकी जो डाइट मनी है वो उनको 7 रुपये पर डे दी जाती है, तो 7 रुपये तो किसी फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी 7 रुपये आप देंगे कि भाई आपको तो टॉफ़ी तक नहीं आएगी, तो ये मजाक है। या तो उसको बंद करें या उसको ठीक करें, तो ऐसा मजाक जो है वो मुझे लग रहा है सही नहीं है। हम चाहते हैं कि उनका कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड जो है वो बाकी के एम्प्लॉइज़ के साथ बराबर किया जाए, और साथ में जो है वो इनका जो डाइट मनी है वो रिस्पेक्टेबल किया जाए, उनको जो है उनका। तो राणा जी, जैसे आपने अभी जो मसले गिनवाए या इससे पहले भी आप गिनवा रहे थे हिमाचल सरकार को लेकर, लेकिन हिमाचल के में जो सहप्रभारी लगाए गए हैं संजय टंडन, जब उनसे मैंने इसी बात पर लेकर चर्चा की, कैबिनेट ने इतनी नौकरियां निकाली हैं, ये फैसले किए हैं, लेकिन कांग्रेस खुश नहीं है, शोर मचा रही है। तो उन्होंने कहा कि पंजाबी की एक कहावत बोलते हुए मुझे बताया कि आटा गूंदी हिल्दी क्यों, वो हाल कांग्रेस का कि वो हम तो फैसले लेंगे, कांग्रेस सिर्फ शोर ही मचाती है। देखिए ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में ये जो अब की वर्तमान सरकार है भाजपा की, नौकरियों के नाम पर ऊंट के मुंह में जीरा देने वाला काम इन्होंने किया है। अगर नौकरियों का आंकड़ा देखना है तो भारतीय जनता पार्टी या कोई भी आदमी आरटीए में इंफॉर्मेशन ले कि जब कांग्रेस की सरकार थी, राजा वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में कितनी नौकरी दी गई और अब इस सरकार ने कितनी नौकरियां दी, आंकड़ा बिल्कुल साफ सामने आ जाएगा। और देखिए ये विपक्ष का काम है। 5 साल जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में रही, मुझे नहीं लगता है कि 5 साल में 4 दिन भी ये सेशन में बैठे हों। रोज सेशन शुरू होते ही नारेबाजी और वॉकआउट करते थे। हमने ऐसा नहीं किया, हमने वॉकआउट जरूर किया, परंतु वॉकआउट तब किया जब सरकार ने लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की, उसको नहीं सुना तो हमने वॉकआउट किया, अन्यथा हमने लोगों के इश्यूज को उठाया है। लेकिन अभी 10 तारीख से सेशन शुरू होने वाला शुक्रवार से, लेकिन जो 15 तारीख लगभग चलने वाला है, तो वो जो आपको दिन दिए गए हैं, क्या उसमें पूरे इतने डिस्ट्रिक्ट हैं, जनता की जितनी बातें हैं, तो क्या विपक्ष सही तरीके से उतने वक्त में रख पाएगा सरकार के आगे? जितना वक्त हमें दिया गया है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इश्यूज को टच करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आवाज़ को बुलंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो इश्यूज हैं उनको वहाँ पर टेक। चलो, हिमाचल के साथ साथ कुछ आसपास के कला क्लेश कांग्रेस में काफ़ी चले रहते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस प्रधान बनाए गए, उम्मीद जताई गई कि कांग्रेस की कला का अंत हो जाएगा। अंदर खाते कहते हैं कांग्रेस में भी काफ़ी गुटबाजी चल रही है, सियासतदान आरोप लगाते रहते हैं। तो पंजाब की बात करूँगा, लेकिन हिमाचल को टच कर लूँ, क्या कुलदीप राठौर की ही अगुवाई में जैसे उपचुनाव लड़े, दिसंबर में होने वाले 2022 के चुनाव भी लड़े जाएंगे, या अध्यक्ष बदला जाएगा? क्योंकि बातें जो मेरे पास आई हैं, आशा कुमारी का नाम भी कहते चर्चा में है, आपका नाम भी अध्यक्ष पद की चर्चा में है, और भी कई नाम हैं, तो क्या वही रहेंगे या संगठन में परिवर्तन? देखिए ये अधिकार क्षेत्र मेरा नहीं है, ये अधिकार क्षेत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। किसको अध्यक्ष बनाना है, कब लगाना है, कब हटाना है, क्या करना है, परंतु अभी हमारे ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी का काम बहुत स्मूथ तरीके से चल रहा है और जब भी कोई फैसला होगा तो नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका फैसला लेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर। चलो, ये तो आपका पारिवारिक मसला है एक संगठन का, लेकिन नेतृत्व की बात पे आ जाता हूँ। जैसे गुजरात में हुआ, उत्तराखंड में हुआ नेतृत्व परिवर्तन, सीएम बदल दिया गया, लेकिन बातें अब चल रही हैं, आपने भी विपक्ष होने के नाते सरकार पर सवाल भी उठाए,
कुछ बातों पर सहमति भी जताई। तो क्या जयराम सरकार का या जयराम ठाकुर का जो इस वक्त सरकार कार्रवाई कर रही है या जो काम कर रही है जनहित में, बात तो उन्होंने कही है कि कोरोना 100% जो वैक्सीनेशन करवाई है वो 100% होगी, या कांग्रेस ने उस पर भी सवाल उठाए, लेकिन क्या नेतृत्व परिवर्तन हो जाएगा हिमाचल में? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में एक प्रथा शुरू हो गई है जी कि मुख्यमंत्रियों को भी उसी तरीके से बदला जा रहा है जैसे ताश के पत्तों को फेंटा जाता है, जी और जैसे किन ब्यूरोक्रेट्स को जो है बदला जाता है, वैसे मुख्यमंत्री भी बदल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। जी कांग्रेस पार्टी इसमें कुछ नहीं कहना चाहती। कौन कंटिन्यू रहेगा कौन नहीं रहेगा, इनका अंदरूनी मामला है, ये अपने आप सुलझाएं। परंतु हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो इस सरकार से तंग है, इसको बदलना चाहती है, समय का इंतजार कर रही है। जी और वो दौर भी देखा है जब राजा वीरभद्र जी प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और वो विकास का दौर भी देखा है। अब आज हिमाचल प्रदेश में हर तबका, चाहे महिलाएं हैं वो महंगाई से तंग है, नौजवान बेरोजगारी से तंग है, कर्मचारी तबका जो है सरकार की जो नीतियां हैं उनको मिलने वाले हक जो है उनको जो वंचित रखा जा रहा है, और इसके अलावा विकास जो है वो शून्य पे पहुंच गया है। डबल इंजन की सरकार चलने का जो वायदा करते थे, मैं तो कई बार बोल चुका हूं कि जो दिल्ली वाला इंजन है इनका वो फ्रीज हो गया है, और हिमाचल वाला स्टार्ट ही नहीं हुआ। कर्जे पे कर्जा लेके प्रदेश को चला रहे हैं, और प्रदेश जो है, प्रदेश की जनता जो है। तो जैसे आपने मतलब खजाना खाली की बात कह दी, जैसे पंजाब में सरकार थी, मुझे वक्त आ गया, और एक बयान भी पंजाब के वर्तमान के जो खजाना मंत्री अक्सर बयान देते हैं कि खजाना खाली है। तो क्या अगर भविष्य में आपका संगठन मेहनत करता है और सत्ता में आ जाता है तो क्या आप भी यही बात कहेंगे कि खजाना खाली है? देखिए, पंजाब की बात समझ आती है। पंजाब में सरकार जो है वो कांग्रेस की है, और वो दिल्ली वाली जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी। मैं माफी चाहूंगा, भाजपा और अकाली दल का जब गठबंधन था तब उन्होंने खूब काम किया, लेकिन जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ 2017 में तो लगातार खजाना मंत्री 5 साल 4.5 साल से विपक्ष के सामने भी यही बातें निकल कर सामने आई, और उन्होंने भी यही बयान दिए कि खजाना खाली है इसलिए कुछ नहीं कर पाया। देखिए, ये तो सही है कि जो भारतीय जनता पार्टी की अकाली गठबंधन सरकार थी उन्होंने खजाना ही खाली कर दिया, और केंद्र सरकार ने पंजाब को कोऑपरेट नहीं किया। परंतु मैं हिमाचल प्रदेश के बारे में दावे के साथ कह रहा हूँ, हमारी सरकार बनेगी, हम रिसोर्सेज को डेवलप करेंगे, और हिमाचल प्रदेश इज ए गोल्ड माइन स्टेट, यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत डेवलप हो सकते हैं, परंतु शायद सरकारें नहीं सोच रही हैं। सरकार आएगी, हम उस पर जो है उसको रिसोर्सेज को डेवलप करके प्रदेश के जो रिसोर्सेज हैं उनको बढ़ाएंगे, आमदन बढ़ाएंगे, और प्रदेश की जनता की जो उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरने का प्रयास करें। चलो, पंजाब की भी बात अगर चल ही रही है तो लिटमस टेस्ट की तो हमने बात कर ली, क्योंकि चंडीगढ़ में चुनाव है और सुबह से आपने पूरा आगाज भी कर देना है जोर शोर से, लेकिन उसके बाद चुनाव फरवरी या मार्च तक पंजाब में आ जाएंगे। तो उसमें क्या लगता है, जो संगठन पंजाब के जो काम कर रहा है, या जो कैप्टन साहब अब अलग हो चुके हैं, अपनी पार्टी बना चुके हैं, जिन्होंने अपने पार्टी ऑफिस का भी उद्घाटन कर दिया और पूरे जो है वो तेवर तलख दिखा रहे हैं राजनीति को लेके, कहते हैं कि भाजपा और संयुक्त जो अकाली दल है जो ढींडसा साहब ने बनाया हुआ है उसमें आके मिलजुल के वो चुनाव लड़ेंगे गठजोड़ के। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि कैप्टन प्रधान के लिए, या नवजोत सिंह सिद्धू या चन्नी साहब जिनकी उम्मीद भी शायद कम लोगों को थी कि सीएम बनेंगे, तो क्या उनके लिए चैलेंज फुल हो जाएगा कांग्रेस के लिए? देखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि कोई पार्टी बनाए, किसी पार्टी में जाए, किसी पार्टी में आए, ये चलता रहता है। परंतु जहाँ तक पंजाब का प्रश्न है, आपने देखा होगा कि पंजाब में अभी म्यूनिसिपल कमेटीज़ के जो पंजाब में इलेक्शन हुए थे, पंचायतों के जो चुनाव हुए थे, उसमें पूरी तरह अकालियों और भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह साफ हो गया था काम। और भारतीय जनता पार्टी के नाम पर लोग जो हैं पंजाब में किसी भी नेता को देखना नहीं चाह रहे हैं, घुसने नहीं दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर लोग जो है पंजाब में फिर से कांग्रेस पार्टी को जो है वो अपना जनादेश देंगे, और फिर से जो है वो जो कंटिन्यूटी है, जो विकास की जो कंटिन्यूटी है वो जारी रहेगी। चलो, अब हिमाचल में आपसे संभावित तौर पे पूछना चाहूँगा, क्या संभव है इस बार भी जैसे सत्ता परिवर्तन रोटेशन आती है, कभी कांग्रेस कभी भाजपा, ऐसी सरकार, तो क्या निश्चय ही आप दावा करते हैं कि दिसंबर में जो चुनाव होंगे परिणाम आपके पक्ष में होंगे? हिमाचल प्रदेश में निश्चित तौर पर 100% परिणाम जो है वो कांग्रेस के पक्ष में आने वाले हैं, और जिसका उदाहरण बाई इलेक्शन में जिसको पूरा मीडिया ने
और भारतीय जनता पार्टी ने जिसको सेमीफाइनल का दर्जा दिया था कि सेमीफाइनल होने जा रहा है, तो सेमीफाइनल में संकेत जो है प्रदेश की जनता ने दे दिया है और पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल में सुपड़ा साफ होने वाला है। तो सुपड़ा साहब तो चलो भारतीय जनता पार्टी का होगा या किसका होगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन इसके साथ सबसे अहम सवाल मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ और अंतिम सवाल ले रहा हूँ, क्या अभी कांग्रेस के पास ऐसा कोई दावेदार है या ऐसा कोई चेहरा आप किसी को मानते हैं जो सीएम कैंडिडेट के तौर पर हाईकमान देख रही है? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास 10-10 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तो इसका मतलब कांग्रेस के पास नेताओं की कमी नहीं है। अंतरकला तो नहीं होगी? अंतरकला मैंने कांग्रेस का आपको बता दिया कि कांग्रेस में जो दिल्ली से हाई कमान नाम तय करेगी वही प्रदेश का नेता होगा। जो दिल्ली से संदेश आएगा, जो दिल्ली फैसला करेगी, दिल्ली वही फैसला करेगी, जो उनके पास रिपोर्ट होगी, फीडबैक होगी, उसी को आगे करके उसके नेतृत्व में जो आगे कांग्रेस आगे बढ़ेगी। चलो, राजेंद्र राणा जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।